हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो से हमारा केमिकल फार्मूला का टॉपिक शुरू हो गया था और केमिकल फार्मूला में सबसे पहले हमने आयनिक कंपाउंड के फार्मूला के बारे में पढ़ा था, उसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था और उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं इसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड के बारे में, मॉलिक्यूलर कंपाउंड और उसके फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें जो है सबसे पहले पिछले क्लास में जो हमने पढ़ाया है उसका 2 मिनट में जो पीछे पढ़ाया गया है उसका रिकॉल एक बार कर लेते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो पिछले क्लास में जो है सबसे पहले हमने आपको केमिकल फार्मूला टॉपिक पढ़ाया था। तो केमिकल फार्मूला कहते किसे हैं? तो केमिकल फार्मूला जो होता है किसी भी कंपाउंड में, कोई भी कंपाउंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो चाहे वो आयनिक कंपाउंड हो जाए, तो किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने काइंड्स ऑफ एटम और कितने नंबर ऑफ एटम्स, मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, किस किस एलिमेंट के प्रेजेंट है एटम, और वो एटम कितनी संख्या में प्रेजेंट है, यही बतलाता है केमिकल फार्मूला कि किसी भी कंपाउंड में कोई भी एटम कितना प्रकार का एटम और कितने कितने संख्या में वो प्रेजेंट है। केमिकल फार्मूला यही रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमने आपको आयनिक कंपाउंड पर लेकर के चला था। तो आयनिक कंपाउंड में सबसे पहला बात किया था कि आयंस के टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि आयंस के एटम के क्लासिफिकेशन के बेसिस पर उसमें कितना टाइप्स होते हैं, और वैलेंसी के बेसिस पर भी मैंने आपको टाइप बता दिया था। उसके बाद हमने आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट क्या लिखाया था कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं? मेटल और नॉन मेटल से बने होते हैं। जनरली आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से मिलकर के बनते हैं। और आयनिक कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है कि आयनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला उसका पूरा कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट नहीं करता है एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड की तरह। उसका जो फिक्स ये जो है आयन का सिंपलेस्ट रेशियो उसमें बताता है। ये आयनिक कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो उसमें जितने भी आयंस मिलकर के दोनों मेटल और नॉन मेटल के जो आयंस हैं वो दोनों मिलकर के बने हैं, तो उसका जो सिंपलेस्ट रेशियो है ना वो रेशियो बताता है, उसका पूरा कॉम्बिनेशन नहीं बताता है आयनिक कंपाउंड का वो फार्मूला, केमिकल फार्मूला। तो इसके बारे में हमने पढ़ा। तीसरा पॉइंट हमने इसके नेमिंग और फार्मूला लिखने के बारे में पढ़ा था कि क्या करना है इसको। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मेटल को जो है लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और नॉन मेटल आयन को राइट साइड में लिखा जाता है। यह चीज हमने पढ़ा था केमिकल फार्मूला बनाने में। और उसके बाद इसके नेमिंग के बारे में क्या पढ़ा था कि नेमिंग करने में जो है मेटल एलिमेंट का जो होता है मेटल का, उसमें नाम उसका वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, लेकिन नॉन मेटल का क्या हो जाता है, नॉन मेटल का नाम चेंज हो जाता है और उसमें सफिक्स कौन सा यूज हो जाता है, सफिक्स उसमें आईडीई यूज हो जाता है, आईडीई सफिक्स यूज हो जाता है उसमें, ये वाला आईडीई। एग्जाम्पल में जैसे मैंने NaCl का बनाया था, NaCl सोडियम और क्लोरीन है, तो क्लोरीन सोडियम का सोडियम ही रह जाता था और क्लोरीन में आईडी जुड़ जाता है तो क्लोराइड बन जाता है। तो ऐसा करके उसका नेमिंग हमने बताया था। तो यहाँ तक हमने पिछले क्लास में बातचीत किया था। अब इस क्लास में हम क्या बातचीत करेंगे, इसका अगला जो है मॉलिक्यूलर कंपाउंड कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका नेमिंग कैसे देते हैं, ये सारा चीज पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको और इसको नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड के बारे में देखते हैं कि क्या होगा मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो टॉपिक का नाम दे देते हैं केमिकल फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। केमिकल फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ये हमने टॉपिक का नाम दे दिया। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट उसी प्रकार से लिखना है जिसे हम आयनिक कंपाउंड के बारे में लिखे थे कि आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो जनरली मेटल और नॉन मेटल से मिलकर के बनते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट कि जितने भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं वो जनरली दो अलग अलग नॉन मेटल से मिलकर के बनते हैं, नॉन मेटल एलिमेंट से मिलकर के
मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट वही लिख लेंगे कि जनरली मॉलिक्यूलर कंपाउंड are formed by the combination of metal non metal, टू डिफरेंट नॉन मेटल से ना बनता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट नॉन मेटल्स से सिर्फ ये बनता है। दो अलग अलग प्रकार के नॉन मेटल से मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और इसके बारे में हमने क्या बताया था, इसके केमिकल फॉर्मूला के बारे में पिछले क्लास में, कि आयनिक कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो रिप्रेजेंट करता है इसका सिंपलेस्ट रेशियो। उसमें आयन जो भी यूज हुए हैं उसको बनाने के लिए जो भी आयन आए हैं तो उसका सिंपलेस्ट रेशियो वो बताता है इसका केमिकल फॉर्मूला। लेकिन मॉलिक्यूलर कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला जो होता है उसके एक मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन बताता है। कॉम्बिनेशन कहने का मतलब कितने काइंड ऑफ एटम्स, टाइप्स ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, कोई भी एटम अलग अलग एलिमेंट का कौन कौन सा एटम आया है बनाने के लिए और वो कितनी संख्या में आया है, ये चीज को कहते हैं कॉम्बिनेशन। और उसी कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है इसका फॉर्मूला। तो सेकेंड पॉइंट हम नोट कर लेंगे वही, केमिकल फॉर्मूला ऑफ molecular compound represents the combination of a molecule। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आया कि कॉम्बिनेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, तो इसको ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, टोटल काइंड्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। ठीक ना। तो क्या हो गया, कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द combination of a molecule, the chemical formula of a molecular compound represents the combination of a molecule of compound। केमिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर कंपाउंड का क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। किस कंपाउंड का, तो उसी का ना मॉलिक्यूलर कंपाउंड का ही रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके एक मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है इसका केमिकल फॉर्मूला। और वो एक मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन में क्या होंगे, टोटल नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम, कितने प्रकार के एटम हैं, दोनों नॉन मेटल जो होंगे वो दोनों नॉन मेटल, और दोनों नॉन मेटल का जो कितना एटम आया है वो चीज रिप्रेजेंट करेगा इसका केमिकल फॉर्मूला। तो चलिए अगला पॉइंट इसका देख लेते हैं। अगला पॉइंट इसका नेमिंग से रिलेटेड देखते हैं। लेकिन नेमिंग से रिलेटेड देखने से पहले सबसे पहले इसका नेमिंग में क्या आता है, आपको पीछे जो टर्म हमने पढ़ा है, एक टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो इसमें यूज होगा। मैंने बोला था आपको कि उसमें आगे चल करके यूज होगा मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाने में। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में क्या होगा कि इसका लिखा कैसे जाता है, कैसे उसको नॉन मेटल, दोनों तो नॉन मेटल है, उसमें ना था कि मेटल और नॉन मेटल था, तो मेटल को लेफ्ट साइड लिखते थे और नॉन मेटल को राइट साइड में लिखते थे। लेकिन यहाँ तो दोनों का दोनों नॉन मेटल ही होगा, तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म को। तो आपको याद होगा, एक बार रिकॉल करवा देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। किसी भी केमिकल बॉन्ड के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का जो टेंडेंसी होता है किसी भी एटम के पास, किसी भी,
तो एटम कोई भी हो सकता है, तो वही उसका जो टेंडेंसी होता है ना उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में मैंने आपको उसका कुछ पॉइंट्स बताया था कि किसका वैल्यू कितना होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू किसका कितना होता है, तो वो आपको याद होगा। जैसे कार्बन का कितना हो जाता है, कार्बन का 2.5 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, नाइट्रोजन और क्लोरीन का 3 होता है, 3.03, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 3.5 हो जाता है, और फ्लोरीन का 4 हो जाता है, और सोडियम का कितना होता है 0.9। तो ये सब हमने पढ़ाया था इसमें आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के बारे में। तो उसी में इसका नेमिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो नेमिंग में क्या यूज किया जाता है कि अब इसमें एक चीज समझ लेते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको कहते हैं। तो जिसका वैल्यू जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जिसका कम होगा उसको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है, और जिसका वैल्यू ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोला जाता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे हाइड्रोजन और कार्बन का अगर कंपैरिजन करें तो हाइड्रोजन का 2.1 है और कार्बन का 2.5 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और कार्बन क्या हो जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक, तो चलिए तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं इसके बारे में। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि जैसे हम पिछला आयनिक कंपाउंड में पढ़े थे कि उसमें जो है मेटल को साइड में लिखा जाता है लेफ्ट साइड में और नॉन मेटल को राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, लेकिन इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म पर क्या किया जाता है कि इसमें जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसके पास होगा कम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होंगे एलिमेंट जो होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, और जिसके पास ज्यादा वैल्यू होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगा तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को राइट साइड में लिखा जाता है, लेस वाले को लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को राइट साइड में लिखा जाता है। तो थर्ड पॉइंट वही देख लेते हैं कि क्या होगा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला में क्या किया जाता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर नॉन मेटल आप बोल सकते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि दोनों नॉन मेटल से ही बने होंगे, और एलिमेंट बोलेंगे तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपको भी रह जाएगा, सीधे क्लियर ही क्यों ना कर दें कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल is written, ये टी है, written on the left hand side and more electronegative एलिमेंट नॉन मेटल नहीं लिख लेते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल इज रिटन ऑन द कौन सा साइड, राइट हैंड साइड। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को राइट हैंड साइड में लिखेंगे और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लेफ्ट हैंड साइड में। ध्यान रखने वाली बात यही है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेस वाले नॉन मेटल को, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल को लेफ्ट में लिख देंगे और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल को किस साइड लिख देंगे, राइट हैंड साइड में लिख देंगे। सबसे पहला फॉर्मूला बनाने के लिए ये रूल अपनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसके नेमिंग के लिए, उसके वैलेंसी के लिए वो आगे देखेंगे।
अब पहले देख लेते हैं कि नेमिंग में उसका क्या चीज करना होता है। सबसे पहला नेम कैसे उसका चेंज करेंगे, नेम में क्या लिखेंगे। तो इसमें जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का उसमें क्या था आयनिक कंपाउंड वाले में, कि आयनिक कंपाउंड वाले में करना था कि नन मेटल और मेटल को सेपरेट किया जाता था। मेटल को लेफ्ट साइड लिखते थे और नन मेटल को राइट साइड, और मेटल का नाम जो था जो लेफ्ट साइड में होता था उसका नाम वैसे ही छोड़ दिया जाता था, और नन मेटल वाले का नाम चेंज हो जाता था और उसमें सफिक्स आ जाता था, आईडी लग जाता था। इसमें भी सिमिलरली वैसे ही करना है। क्या करना है कि लेस वाले को लेफ्ट साइड लिखेंगे तो लेफ्ट साइड वाले यानी लेस को, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल को, उसको हम वैसा का वैसा ही नाम छोड़ देंगे, जो नाम रहेगा वही छोड़ देंगे, एलिमेंट जो भी होगा वही रहेगा। लेकिन राइट हैंड साइड में जो रहेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नॉन मेटल, उस नॉन मेटल का नाम में चेंजिंग आ जाएगा और उसके अंत में भी क्या लग जाएगा, सफिक्स आईडी, सफिक्स उसके अंत में भी लग जाएगा। तो देख लीजिए दोनों सिमिलरली ही है। तो उसको लिख लेते हैं चौथे पॉइंट में। तो चौथा पॉइंट लिख लेते हैं क्या चीज, इन नेमिंग द केमिकल, इन नेमिंग the chemical formula of molecular compound मॉलिक्यूलर कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला के नेमिंग में क्या करेंगे, नेम ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव non-metal is written as such as it is, जैसा है वैसा ही लिख दिया जाता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल के नाम, और क्या हो जाता है, बट द नेम ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, more electronegative non-metal is changed and having ending with क्या चीज, आईडी, इसमें भी सेम आईडीई लग जाता है लास्ट में। तो समझ गए ये चीज कि इसके नेमिंग में सबसे पहले इसको फॉर्मूला लिखने के लिए जो नॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल होंगे उसको हम लेफ्ट साइड में लिख देंगे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल होंगे उसको हम राइट साइड में लिख देंगे, और उसका नाम कैसे हम लेंगे, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल का नाम वैसे के वैसे ही छोड़ दिया जाता है, वही नाम रह जाता है। लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल जो होंगे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगा पहले वाले से, तो वो क्या करेगा, उसका नाम चेंज हो जाएगा और उसमें कौन सा सफिक्स यूज हो जाएगा, आईडी सफिक्स यूज हो जाता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल इज रिटन एज सच एज इट इज, बट द नेम ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल इज रिटन विद द एंडिंग आईडीई, आईडी लास्ट में लगा करके उसको इन किया जाता है, सफिक्स लग जाता है। ये तो था सिंगल एटम के लिए, सिंगल एटम जब रहेगा तब ना ऐसा करेंगे, सिंगल एटम डबल एटम। लेकिन अगर सोच करके देखिए कि क्या मॉलिक्यूलर कंपाउंड में जो एटम्स आएंगे बनाने के लिए, जो नॉन मेटल के एटम आएंगे बनाने के लिए, तो क्या वो सिंगल एटम ही जरूरी है कि वो सिंगल एटम ही रहे,
जी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसमें डबल एटम भी हो सकता है, ट्रिपल एटम भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब है वो अकेला एटम भी आ सकता है बनाने के लिए, दो एटम मिलकर के भी आ सकता है, और तीन एटम के साथ भी आ सकता है बनाने के लिए। तो वो क्या हम सबके लिए ऐसा ही करेंगे, आईडीई लगाते जाएंगे और सबका नाम एक ही छोड़ते जाएंगे? तो ये गलत हो जाएगा ना। तो इसके लिए भी एक रूल आया है, वो आप लिख लीजिए। इसके बाद उसके लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले उसके लिए प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। सफिक्स तो आप लोग समझ रहे थे कि सफिक्स किसी भी नेम के अंत में लग करके उसके नेम में चेंजिंग ला देता है। और प्रीफिक्स क्या होता है कि किसी भी नेम के शुरुआत में लग करके, पहले लग करके उसके नेम में चेंजिंग ला देता है, उसका नाम बदल देता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि अगर एक से एक या दो या तीन कुछ भी रहेगा तो उसके लिए प्रीफिक्स का यूज किया जाता है अलग अलग नॉन मेटल के टर्म्स के लिए। तो उसमें क्या करते हैं हम कि उसमें प्रीफिक्स यूज किया जाता है अलग अलग प्रीफिक्स। तो देख लेते हैं कौन कौन सा प्रीफिक्स यूज किया जाता है कितने नॉन मेटल के एटम्स के लिए। तो चौथा पांचवा पॉइंट ना होगा, पांचवा पॉइंट लिख लीजिए वही। अगर यहाँ तक में आपको डाउट है तो बोलिएगा जरूर, उम्मीद है कि यहाँ तक में कोई डाउट नहीं हुआ होगा आपको। तो पांचवा पॉइंट देखते हैं अब। इफ देयर इज if there is more than one atom of an element is present in the molecular compound, then the appropriate prefix is added या used लिख लीजिए। used to name the compound। सेंटेंस को समझे क्या लिखे इसमें कि यदि किसी एटम में वो एक मॉलिक्यूल उठाएंगे और उसमें किसी नॉन मेटल का एक से ज्यादा, यहाँ पर एलिमेंट लिख दिए हैं आप लोग ऐसा ही समझिएगा, नॉन मेटल ही है वो, तो सीधा सा एलिमेंट ऐसा करके लिख दिए। और एलिमेंट लिखने का मतलब मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड तो नॉन मेटल से ही बनते हैं। तो यदि किसी नॉन मेटल का एक मॉलिक्यूल उठाएंगे कंपाउंड का, और उस एक मॉलिक्यूल में किसी नॉन मेटल का एक से ज्यादा, एक हो या एक से ज्यादा दो तीन कोई भी एटम अगर प्रेजेंट हो, तो उसके नाम, उसके कंपाउंड के नेमिंग में चेंजिंग आता है। तो उसके लिए हम कौन सा चीज यूज करते हैं, अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। उसके नाम को लिखने के लिए अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स का यूज किया जाता है टू नेम द पार्टिकुलर कंपाउंड। उस पार्टिकुलर कंपाउंड के नाम लिखने के लिए उस प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। तो प्रीफिक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। प्रीफिक्स अब यहाँ पर इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे कि प्रीफिक्स क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, क्या होते हैं, ये नहीं पढ़ाएंगे। मतलब प्रीफिक्स में कितना यूज किया जाता है, एक एटम रहता है तो कौन सा प्रीफिक्स यूज किया जाता है, दो एटम रहेगा तो कौन सा यूज किया जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या चालू होगा प्रीफिक्स सफिक्स, ठीक ना। तो एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, यहीं पर बनाना है।
लकड़ी का नहीं, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहला क्या बताते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऊपर में लिख लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, प्रीफिक्स यूज्ड, बिफोर नेम ऑफ क्या चीज, एलिमेंट, एलिमेंट या नॉन मेटल। एलिमेंट सीधा लिख दे रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तो नॉन मेटल नहीं होगा। चलिए आप लोग के क्लियर के लिए नॉन मेटल ही लिख देते हैं। तो इस प्रकार से दो चीज हमने बना लिया कि नंबर ऑफ एटम और प्रीफिक्स यूज्ड बिफोर नेम ऑफ नॉन मेटल। उस नॉन मेटल के नाम से पहले कौन सा प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। तो सबसे पहला देख लेते हैं कि यदि एक एक एटम हो, सिंगल एटम, एक एटम प्रेजेंट हो, तो उसके लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे, मोनो, मोनो का यूज किया जाता है। अगर दो हो तो कौन सा यूज करेंगे, अगर दो एटम से मिलकर के किसी कंपाउंड में, एक मॉलिक्यूल में किसी नॉन मेटल का दो एटम आया है बनाने के लिए उसको कंपाउंड को, तो दो एटम का नाम क्या चीज यूज किया जाता है, डाई, DI डाई, ठीक ना। अगर तीन हो तो कौन सा यूज किया जाता है, तो प्रीफिक्स जो यूज होगा वो होगा ट्राई, ट्राई प्रीफिक्स यूज होगा यहाँ पर TRI ट्राई। अगर चार एटम आ जाए बनाने के लिए, चार एटम प्रेजेंट हो, तो चार के लिए क्या चीज लिखते हैं, टेट्रा, TETRA, टेट्रा, तो टेट्रा इसमें यूज किया जाता है। अगर पांच एटम आ जाए तो क्या करेंगे, तो आप लोग समझ गए होंगे इसका कि पेंटा, PENTA। इसी प्रकार से आगे भी चलेगा। तो जो अगर वो नॉन मेटल का एक एटम है तो मोनो यूज करेंगे, दो एटम है तो डाई का यूज करेंगे, तीन एटम है तो ट्राई का यूज करेंगे, चार एटम है तो टेट्रा का यूज करेंगे, पांच एटम है तो पेंटा का यूज करेंगे प्रीफिक्स में। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसके आगे देखते हैं कि क्या करेंगे। तो इसका पांचवा पॉइंट तो हो गया, अब 6 पॉइंट होगा, छठा पॉइंट। तो छठा पॉइंट क्या है, अब ये जो चीज हम पढ़े, इतना चीज 5 पॉइंट हमने पढ़ा है, इसी में थोड़ा थोड़ा सा सुधार है वो चीज, यानी कि उसी को सुधार करने का मतलब उसी को क्लियर किया गया है, अच्छे से क्लियर उसको किया गया है कि उसमें कहाँ पर क्या यूज होगा, क्या नहीं होगा यूज। यहाँ तक तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि यहाँ पर फिक्स सफिक्स का यूज करना है, लेकिन आपको एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा कि किसके साथ यूज करेंगे प्रीफिक्स, किसके साथ यूज नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं हम HCl, इसका क्या नाम होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड नाम देते हैं। तो अभी हमने, आप कहिएगा कि अभी आपने पढ़ाया कि एक एटम रहेगा तो मोनो यूज करेंगे, तो मोनो क्यों नहीं यूज किए इसके साथ, ये चीज आप कहिएगा। दूसरा बात, यहाँ पर CO2, यहाँ पर आप कहिएगा कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पर आपने यूज कर दिया कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो दो है एटम इसीलिए यहाँ पर डाई का यूज कर दिया आपने। लेकिन यहाँ पर कार्बन का एक एटम है तो इसके लिए मोनो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं बोला आपने, ये तो गलत बोल दिया आप। तो इसी के लिए हम, जी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड सही है, लेकिन क्यों सही है उसके लिए 2-3 पॉइंट और लिख लीजिए, आपको भी वो क्लियर हो जाएगा कि किसके साथ कौन सा नाम यूज करेंगे, इसीलिए आगे का पॉइंट बहुत जरूरी है। तो 5 तक हो गया था ना, तो 6 पॉइंट अब होगा। तो 6 पॉइंट क्या होगा, 6 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है वो पॉइंट, कि वो जो कंपाउंड बनेगा उसमें जो मेटल, नॉन मेटल्स ही होंगे दोनों के दोनों, तो उस नॉन मेटल में अगर उस फॉर्मूला में सबसे पहला एलिमेंट जो होगा, पहला एलिमेंट कहने का मतलब यहाँ पर HCl, अभी एग्जांपल में लिखे थे ना HCl, तो इसमें पहला एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन, और उसके बाद क्या है, क्लोरीन। तो पहला एलिमेंट जो है अगर उसके पास
एक एटम मात्र होगा। अगर वो सिंगल एटम से बना हुआ होगा, वो एक एटम में आया होगा, अकेला आया होगा सिंगल एटम, तो उसका क्या होगा, उसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं लगता है, उसके नाम में कोई भी प्रीफिक्स सफिक्स नहीं लगता है, उसका जो नाम है वही नाम रह जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, हाइड्रोजन, और इसका क्या हो जाता है, और अंत में क्या चीज हमने बोला था, आईडी लग जाता है ना, क्योंकि इसका 2.1 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, इसका 2.5। तो क्या चीज किए, शुरुआत में लेस वाले को लिखे लेफ्ट साइड में, और ज्यादा वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को राइट साइड में लिखे, और लेफ्ट वाले को ऐसा ही नाम छोड़ दिए, और राइट वाले में आईडी लगा दिए। और दूसरी बात, प्रीफिक्स यूज करने की बात थी, तो ये दो के साथ यहाँ पर एक ही आया था ना, तो यहाँ पर भी एक आया है इसका HCl हाइड्रोक्लोरिक। तो इसमें भी आपको एक कंफ्यूजन ये चीज हो जाएगा कि यहाँ पर तो ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गया, लेकिन कि शुरुआत वाले में नहीं लगता है ये कोई भी प्रीफिक्स, लेकिन ये तो बाद वाला था, तो इसमें क्यों नहीं लगा प्रीफिक्स, तो इसके लिए भी एक पॉइंट हम लिखा देंगे। तब तक के लिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, CO देख लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे, शुरुआत में है तो शुरुआत में एक एटम के साथ है, तो इसका नाम कोई भी चेंज नहीं होगा, तो इसका कार्बन हो जाएगा। और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में भी एक एटम, तो इसका मोनो ऑक्साइड। एक के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज किया जाता है, मोनो। और ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये 3.5 होता है इसका वैल्यू, इससे ज्यादा है, इसका तो 2.5 ही ना होता है। और इसका क्लोरीन का जो होता है ना, ये 3 होता है, 2.5 नहीं होता है। 2.5 तो कार्बन का हो जाता है, क्लोरीन का 3 होगा। तो यहाँ पर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों नाम हो गया, ऑक्सीजन सिंगल एटम था यहाँ पर, और लास्ट में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले के साथ क्या होता है, आईडी लग जाता है, तो यहाँ पर वो चीज लगा दिए। और शुरुआत वाले में क्या, अभी सिर्फ ये पॉइंट जानना है कि शुरुआत वाले में शुरू में अगर कोई भी एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट में अगर एक एटम प्रेजेंट है, तो उसका कोई भी मोनो, उसका कौन सा होगा प्रीफिक्स, तो उसके लिए प्रीफिक्स मोनो लगेगा। लेकिन अगर उसके पास एक एटम ही है, तो वो मोनो प्रीफिक्स नहीं लगेगा, उसका सिंपल सा नाम ही लगेगा, यहाँ पर कार्बन कार्बन ही रह जाएगा उसी प्रकार से। तो 6th पॉइंट क्या हो जाएगा कि यदि केमिकल फॉर्मूला में पहला एलिमेंट के पास मात्र एक एटम हो, तो उसके नाम में मोनो प्रीफिक्स नहीं लगता है। If in the chemical formula of molecular compound, if in the chemical formula of molecular compound first element having only one atom, then the prefix, कौन सा प्रीफिक्स, मोनो। एक के लिए मोनो आता है, तो इस मोनो प्रीफिक्स का यूज नहीं करेंगे, यानी कोई भी प्रीफिक्स का यूज नहीं करना है, मोनो प्रीफिक्स इज नॉट यूज्ड। समझ गए। तो यदि केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला में फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, पहला एलिमेंट, उसके पास यदि एक एटम प्रेजेंट होगा, तो उसका प्रीफिक्स मोनो यूज नहीं किया जाता है। इट इज रिटन एज सच एज इट इज, जैसा है वैसा ही लिख दिया जाता है। यहाँ पर लिख दीजिए कि यूज्ड एंड इट इज रिटन, यूज्ड, इट इज रिटन एज सच एज इट इज, जैसा है वैसा ही लिख दिया जाता है, इसके नाम में कोई भी चेंजिंग
नहीं आता है। तो ये पॉइंट आपने समझ लिया होगा। अब चलिए बाकी के जो डाउट है वो क्लियर कर देते हैं आगे के पॉइंट में, 7th पॉइंट में। तो 7th पॉइंट क्या कहेगा, बाइनरी कंपाउंड। अब आपको याद है मैंने पढ़ाया था कि बाइनरी कंपाउंड क्या होता है। वैसे कंपाउंड जो केवल 2 एलिमेंट से मिलकर के बने हो उसी को बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। तो बाइनरी कंपाउंड के नेमिंग के लिए जो है प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। लेकिन कैसे बाइनरी कंपाउंड के प्रीफिक्स के लिए नेमिंग के लिए उसका प्रीफिक्स आएगा। तो वैसा बाइनरी कंपाउंड जिसमें वो जो नॉन मेटल आ रहा है इसमें मॉलिक्यूलर कंपाउंड का बाइनरी कंपाउंड, तो उसमें जो है नॉन मेटल जो भी यूज हो रहे हैं, 2 डिफरेंट सेम नॉन मेटल मिल करके यदि एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड अगर बनाते हैं तो उसको अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग नाम दिया जाता है। तो उसके लिए ये यूज किया जाता है प्रीफिक्स, किसी और के लिए नहीं, बस उसके लिए यूज किया जाता है। चलिए इस पॉइंट को इसको डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं हम, उसके बाद समझेंगे। ये हो जाएगा 7th पॉइंट। तो क्या होगा, prefix is used in binary molecular compound. Binary molecular compound in such case where the same nonmetal, same two nonmetal the same two nonmetals forms different kinds of compound. According to atoms के आधार पर, according to number of atoms, क्योंकि अलग अलग एटम्स होंगे, अलग अलग संख्या में एटम्स आएंगे तभी ना अलग अलग कंपाउंड बनेगा। सेम नंबर में आएगा और सेम वही रहेगा नाम तो हर बार थोड़े ना अलग अलग बनेगा। तो ये पॉइंट सबसे पहले समझ लीजिए कि क्या कर रहा है कि प्रीफिक्स का यूज तभी किया जाता है बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड में, इन सच केस, किस केस में, जहां पर सेम टू नॉन मेटल्स फॉर्म, 2 सेम प्रकार का नॉन मेटल, सेम कहने का मतलब 2 नॉन मेटल मिलकर के जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाएंगे, सेम वही दोनों नॉन मेटल और 2-4 प्रकार के और चाहे एक से ज्यादा प्रकार के नॉन मेटल से वो कंपाउंड बना दे रहे हैं। एक नॉन मेटल ये हो गया, मान के चलिए एक्स हो गया और एक दूसरा वाई हो गया, तो सेम एक्स और वाई दोनों मिल करके, नॉन मेटल दोनों मिल करके एक से ज्यादा कंपाउंड अगर बना रहे हैं तो वैसे कंपाउंड को नाम देने के लिए प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। तो ऐसे ही कंपाउंड के नाम देने के लिए क्या किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स के ही आधार पर हर बार अलग अलग एटम्स आएगा, नंबर ऑफ एटम्स। तो देखिए एग्जांपल में इसका देख लेते हैं हम, तब एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, NO हो गया, तो इसको कहेंगे क्या चीज, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इसको बोलेंगे। NO सीधा सा सिंपली लिखा हुआ है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोलेंगे। अब देखिए NO2 लिख दिए, तो अब क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन और 2 एटम है तो डाई, और ऑक्सीजन में ऑक्साइड हो जाएगा, ये आईडी लग जाएगा। तो ये था नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और तीसरा क्या चीज हो गया, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं नाइट्रोजन
मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखिए, अब इसी में N2O आ जाएगा, तो अब क्या हो गया, तो इसके पास कितना एटम हो गया, 2 एटम हो गया, और इसका कितना एटम है, सिंगल एटम है। तो हमने क्या बोला था पहला पॉइंट, कि यदि फर्स्ट एलिमेंट के पास सिंगल एटम हो तभी उसका नाम चेंज नहीं होता है। अब देखिए, इसके पास 2 एटम हो गया ना, तो 2 एटम हो गया तो इसका नाम तो चेंज अब हो जाएगा, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, तो क्या चीज हो जाएगा, इसका सफिक्स। 2 एटम वाले का सफिक्स क्या होता है, डाई होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन। और ये सिंगल एटम वाले का क्या सफिक्स होता है, मोनो, और लास्ट में क्या जुड़ जाता है इसमें, आईडी, तो डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड इसका नाम हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इसका नाम हो गया। इसी प्रकार से 3 और इसके कंपाउंड होंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के टोटल 6 कंपाउंड बनाते हैं। ये दोनों अकेला दोनों मिलकर के 6 कंपाउंड बनाते हैं। तो इसीलिए ऐसे कंपाउंड के, ऐसे एलिमेंट्स नॉन मेटल के नेमिंग के लिए हम प्रीफिक्स का यूज करते हैं। देख रहे हैं हर बार ये प्रीफिक्स आ रहा है, मोनो आया, इसमें डाई आया, इसमें डाई और मोनो दोनों आया है। तो इसी प्रकार से 3 और इसके कंपाउंड होते हैं। तो जो अभी क्या चीज पॉइंट लिखा है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सेम 2 अलग अलग नॉन मेटल मिलकर के यदि एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड के नाम देने के लिए, केमिकल नेम के लिए प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब है 7 पॉइंट था, तो अब 8 नंबर पॉइंट देख लेते हैं कि क्या है 8 नंबर पॉइंट। 8 नंबर पॉइंट भी जस्ट इसका रिवर्स है। रिवर्स करने का मतलब उल्टा नहीं है, इसका थोड़ा सा इसमें इम्प्रूव्ड है। तो देखते हैं 8 नंबर पॉइंट। इसमें क्या था कि 2 अलग अलग नॉन मेटल्स थे, और इसमें कितने कंपाउंड बनाते थे, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते थे, तब जाकर के प्रीफिक्स का यूज किया जाता था। ये तो जान गए हम कि प्रीफिक्स का कहाँ यूज किया जाएगा। अब जानिए कि प्रीफिक्स का कहाँ यूज नहीं किया जाएगा। तो वैसे बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो सिंगल मात्र एक ही कंपाउंड बनाते होंगे, वो दोनों नॉन मेटल मिलकर के सिर्फ एक कंपाउंड बनाएंगे, एक से ज्यादा कंपाउंड नहीं बनाएंगे, तो उसको हम क्या चीज बोलेंगे, उसमें हम कोई भी उसमें प्रीफिक्स का यूज नहीं करते हैं। उसमें सिर्फ वही रूल होता है जो पहले वाला लिखाए थे, चौथा पॉइंट, कि उसमें सिर्फ आईडी लग जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ आईडी लग जाता है, उसमें कोई प्रीफिक्स का यूज नहीं किया जाता। तो देखिए वो पॉइंट सबसे पहले देख लेते हैं। ये 8th पॉइंट है, 8 नंबर पॉइंट है। तो 8 नंबर पॉइंट क्या कहता है, इन केमिकल फॉर्मूला ऑफ बाइनरी molecular compound, if 2 non-metals forms only one compound, then no any prefix is used, यदि बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के फॉर्मूला में, केमिकल फॉर्मूला में, यदि जो दोनों नॉन मेटल मिलकर के फॉर्मूला बना रहे हैं,
वो दोनों नॉन मेटल फॉर्म्स ओनली वन कंपाउंड, यदि वो केवल एक कंपाउंड बनाएंगे, उससे यदि वो दोनों के रिएक्शन से सिर्फ एक कंपाउंड बनता है, तो उसके साथ कोई भी प्रीफिक्स नहीं यूज किया जाता है। नो एनी प्रीफिक्स इज यूज इन हिज नेम, ठीक ना। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी प्रीफिक्स इसके नाम में यूज नहीं किया जा सकता है। तो एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे कि HCl हो गया, अभी हमने देखा था। हाइड्रोजन क्लोराइड इसका सीधा सा नाम हो जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड CHLORID, क्लोराइड ID लग गया ना, इसमें सिर्फ ID लगा, इसमें कोई भी, ये दोनों मिलकर के सिर्फ एक ही जो है इसमें बना सकते हैं, एक ही कंपाउंड बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड ही रहता है बस। तो दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा यहाँ पर, H2S, तो इसका क्या नाम हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके नाम में भी कोई चेंजिंग नहीं आया, क्योंकि ये दोनों मिलकर के भी सिर्फ एक ही कंपाउंड बनाते हैं, हाइड्रोजन और सल्फर मिलकर के, इसीलिए इसके नाम में भी कोई चेंजिंग नहीं आया। तो वैसे बाइनरी कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो सिर्फ एक कंपाउंड बनाते हैं, वो दोनों रिएक्ट करके नॉन मेटल, वैसे नॉन मेटल से सिर्फ जो एक कंपाउंड बनाएंगे, उसके नाम में कोई भी प्रीफिक्स नहीं यूज किया जाता है, सिर्फ आईडी ही सफिक्स यूज किया जाएगा। ठीक, ये पॉइंट आपको क्लियर है। चलिए, इसका एक और रीजन ये भी होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर आप ये भी सोच रहे हो कि यहाँ पर तो ठीक है, ये चीज तो हमको समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर जो है 2 लगा हुआ है एटम में, तो इसके साथ कुछ तो सफिक्स को यूज करना नहीं है, इसीलिए सफिक्स को यूज किया नहीं। लेकिन हाइड्रोजन हर जगह पर एटम अलग अलग आ रहा है, फिर भी इसका नाम क्यों नहीं चेंज हो रहा है? तो इसके साथ एक रीजन ये भी होता है कि हाइड्रोजन अगर फर्स्ट एलिमेंट है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि हाइड्रोजन अगर फर्स्ट एलिमेंट है कोई भी फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, तो हाइड्रोजन चाहे एक एटम के साथ आए, 2 एटम के साथ आए, कितने भी एटम्स के साथ आए, हाइड्रोजन का नाम चेंज नहीं होगा अगर वो फर्स्ट एलिमेंट है फॉर्मूला में। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन अगर फर्स्ट एलिमेंट है, चाहे वो कितना भी एटम के साथ आया हो, तो उसके नाम में कोई प्रीफिक्स यूज नहीं होगा, उसका सिर्फ हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ही नाम रहेगा। तो ये 8th पॉइंट ये देख लेते हैं। 8th पॉइंट तो हो गया, 9th पॉइंट देख लेते हैं। तो 9th पॉइंट ये लिख लीजिए नोट में, if hydrogen is the first element in the formula, then no prefix is used। ये चीज होगा 9th पॉइंट। क्या होगा, if hydrogen is the first element in the molecular formula, molecular compound, in the chemical formula of molecular compound, लिख लीजिए ऐसा करके, अच्छा लगेगा इसे लिखने में। In the chemical formula of molecular compound, if hydrogen is the first element in the chemical formula of molecular compound, then क्या चीज, no any prefix is used, no any prefix is used। नाम के साथ कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं किया जा सकता है। और इसमें एक चीज ये भी लिख लीजिए ब्रैकेट में करके, इवन इट हैज 1 or more atoms,
ये चीज ब्रैकेट में लिख लीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि उसके पास चाहे एक एटम हो या एक एटम से ज्यादा भी, 2 एटम 3 एटम जो भी हो, एक एटम हो या एक से ज्यादा एटम हो, फिर भी इसका यूज नहीं किया जाता है प्रीफिक्स का। तो यदि केमिकल फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला में अगर हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, एग्जांपल HCl, H2S, ये सब चीज जो है, तो ये दोनों के दोनों केस अभी हमने देखा था, इसका हाइड्रोजन क्लोराइड नाम हो जाता है और इसका हाइड्रोजन सल्फाइड नाम हो जाता है। तो दोनों केस में हमने क्या सिमिलरिटी देखा कि दोनों में हाइड्रोजन, इसमें एक एलिमेंट, इसमें एक एटम था, इसका 2 एटम था, फिर भी इसका कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट केस होता है हाइड्रोजन के लिए। अगर हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, कंपाउंड का पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, तो वो कितने भी एटम के साथ आए उससे कोई मतलब नहीं है, उसका कोई प्रीफिक्स नहीं लगेगा, उसको सिर्फ हाइड्रोजन ही नाम रहेगा, उसका नाम हाइड्रोजन ही रहेगा। ठीक है, तो ये 9 पॉइंट्स थे जो कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए और उसका नाम जो होता है, उसका नाम रखने के लिए, नाम बताने के लिए, उसका केमिकल फार्मूला बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे और इसी के सहायता से आप किसी भी कंपाउंड को पहचान पाइएगा। तो अब फाइनली हम आते हैं आपको जिस पर वापस आ जाना चाहिए, केमिकल फार्मूला पर इसका वापस आ जाते हैं। तो ये केमिकल फार्मूला के बनाने के तो पॉइंट्स हमने देख लिए, अब फार्मूला चलिए बनाते हैं, देखते हैं कि आया कि अब नहीं आया फार्मूला बनाने के लिए। चलिए फॉर्मूला बनाते हैं। तो सबसे पहला क्या चीज करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन से शुरुआत करते हैं। कार्बन एंड ऑक्सीजन, इसी दोनों का रिएक्शन करवाते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन में रिएक्शन करवाने के लिए सबसे पहले पॉइंट का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। 9 पॉइंट्स लिखाए हैं, ये 9 पॉइंट की सहायता से आप बना सकते हैं फॉर्मूला और उसका नाम बता सकते हैं और किस साइड क्या होगा रखा जाएगा वो चीज आपको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें से जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है नॉन मेटल, उसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है उसको राइट साइड में लिखेंगे। तो हमने पॉइंट लिखा दिया था आपको कि कार्बन का कितना होता है वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.5 और ऑक्सीजन का कितना हो जाता है 3.5। तो कौन ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन ज्यादा हुआ कि कार्बन ज्यादा हुआ, ऑक्सीजन ज्यादा हो गया। तो लेफ्ट साइड में कौन लिखाएगा, कार्बन लिखाएगा और राइट साइड में कौन सा, ऑक्सीजन लिखाएगा। लिख दिया। उसके बाद दोनों का वैलेंसी आपको लिखना होगा, नीचे उसका वैलेंसी, जैसे कि आयनिक कंपाउंड में लिखते थे ना, नीचे उसका वैलेंसी चार्ज लिखते थे, उसी प्रकार से इसमें वैलेंसी लिखना होगा। इसके पास तो ये तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो इसमें आयन थोड़े ना, ये एटम है, तो इसीलिए इसका आपको वैलेंसी लिखना होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना होता है 2 4, इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो 2 4, इसका 4 हो जाएगा वैलेंसी और इसका कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 2 6, तो 6 हो गया। तो 5 6 7 या 8 में से कोई आता है तो उसको क्या करते हैं 8 में से घटा लेते हैं, तो कितना बच गया 2 बच गया। तो यहाँ पर इसका वैलेंसी कितना हो गया 2 हो गया इसका वैलेंसी। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस ओवर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस ओवर वैलेंसीज कर देंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ क्रॉस ओवर कर दिए वैलेंसी को, क्रॉस ओवर मल्टीप्लाई। तो अब क्या होगा इसका फॉर्मूला, और हमने क्या बताया था अगर दोनों में कोई कॉमन मिल रहा है तो उसको उससे डिवाइड कर देते हैं एक को छोड़कर। तो एक को छोड़कर इसमें कौन सा लेटर कॉमन मिल रहा है, कौन सा डिजिट, तो 2, तो 2 कॉमन दोनों में मिल रहा है तो 2, तो 1 हो गया, ये हो गया 2। आप ऐसे नहीं भी कीजिएगा तो आगे चल करके डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो गया फाइनली, और क्रॉस ओवर किए तो इसका वैलेंसी कार्बन, ऑक्सीजन का वैलेंसी कार्बन के साथ लिखा जाता है और कार्बन का वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ लिखा जाता है। तो कार्बन का वैलेंसी कितना C1
और ऑक्सीजन का कितना O2। तो हमने क्या बताया था आपको कि 1 को इंडिकेट नहीं किया जाता है, 1 सिर्फ C लिख देंगे, उसी प्रकार से वो सिंबल ही इंडिकेट कर देगा कि वो एक एटम है। तो क्या चीज हो जाएगा फाइनली CO2। इसका फाइनली फॉर्मूला ये चीज बन गया, CO2 फॉर्मूला हमारा बन गया। अब इसका चलिए नाम देंगे, नाम क्या होगा इसका, तो नाम क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट है और इसके पास एक एटम है, तो एक एटम में कोई भी उसका प्रीफिक्स यूज नहीं किया जाता है, वैसे ही रह जाता है। तो कार्बन, कितना एटम है इसमें, ऑक्सीजन का 2 एटम है, तो 2 एटम के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज किया जाता है, तो डाई यूज किया जाता है। ओके, और ऑक्सीजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है राइट साइड में, तो उसका नाम क्या हो जाता है, लास्ट में चेंज होकर के आईडी लग जाता है, तो ऑक्सीजन का नाम क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा, आईडी, तो OXIDE, ऑक्साइड हो गया ना। तो इसका फाइनली नेम क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए। तो चलिए अगला देखते हैं। हाइड्रोजन एंड सल्फर, इस दोनों का करवाते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले देख लीजिए, हाइड्रोजन का बहुत ही लेस होता है, कम होता है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो H इस साइड लिखेंगे और सल्फर इस साइड लिखेंगे। अब दोनों का क्या करेंगे, हम वैलेंसी लिखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा वैलेंसी, हाइड्रोजन का 1 वैलेंसी हो जाएगा और सल्फर का कितना हो जाता है, आपको पता होना चाहिए सल्फर का कितना होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, इसका 16 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 2, 8 एंड 6 यही होगा। तो इसका भी वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका वैलेंसी, 8 में से घटाएंगे तो 2 होगा ना, 6, 2 हो गया। तो चलिए अब इसका क्रॉस ओवर वैलेंसी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका कॉमन कुछ भी है, एक 1 को छोड़कर कॉमन कुछ भी है दोनों में, नहीं है, तो इसका लिख देंगे हाइड्रोजन के साथ इसका वैलेंसी और इसके साथ इसका H2, तो फाइनली क्या हो गया, H2S हो गया, H2S हो गया। अब चलिए इसका नेमिंग में आते हैं कि क्या इसका नाम हो जाएगा, तो इसका नेमिंग में क्या चीज है, हमने क्या बोला था अभी एक लास्ट में सबसे अंतिम पॉइंट क्या लिखाए थे, इसके पास 2 एटम है लेकिन फर्स्ट एलिमेंट कौन सा आ गया, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन अगर फर्स्ट एलिमेंट हो फॉर्मूला का तो कोई भी प्रीफिक्स नहीं यूज होता है, तो इसका हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ही रह जाएगा। और ये क्या चीज है, सल्फर है, तो एक एटम है तो मोनो, तो मोनो इसमें क्या हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा इसका फॉर्मूला, लेकिन इसमें एक एटम है तो मोनो सल्फाइड होगा इस प्रकार से। हाइड्रोजन मोनोसल्फाइड होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये हमारा नेमिंग, यहाँ पर मोनो नहीं यूज किया जाएगा, क्योंकि हमने एक पॉइंट और लिखाया था, क्या पॉइंट लिखाया था कि यदि दोनों मिलकर के अगर एक एटम एक कंपाउंड ही बना रहे हैं तो उसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं यूज किया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, रियल हाइड्रोजन और सल्फर का IDE सिर्फ लगेगा सफिक्स, तो हाइड्रोजन सल्फाइड इसका नाम हो गया, मोनोसल्फाइड नहीं हुआ इसका नाम, क्योंकि दोनों मिलकर के दोनों बाइनरी, ये बाइनरी कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, तो दोनों मिलकर के सिर्फ एक ही कंपाउंड बनाते हैं, एक से ज्यादा नहीं बनाते हैं, तो एक से ज्यादा जो नहीं बनाते हैं उसके साथ प्रीफिक्स नहीं यूज होता है, सीधा सा मतलब है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अब कार्बन और क्लोरीन को रिएक्ट करवा कर देखते हैं एक बार। कार्बन एंड क्लोरीन, इस दोनों को देखते हैं, तो कार्बन कितना हो जाएगा इधर, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन, और ये क्लोरीन इधर हो जाएगा। अब देखिए कार्बन का वैलेंसी 4 और क्लोरीन का वैलेंसी कल भी आपने किया था 2, 8 और 7, 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसका क्या हो जाएगा 8 - 7 1, तो इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। क्रॉस ओवर वैलेंसी करेंगे, कोई भी कॉमन टर्म नहीं है इसमें, क्रॉस ओवर वैलेंसी कर देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारा
C1Cl4, 1 को लिखा नहीं जाता इसीलिए CCl4 हो जाएगा। और ये फाइनली फॉर्मूला हो गया। और नाम क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट एलिमेंट क्या चीज है? कार्बन है। कितना एटम? ओनली 1 एटम। तो ओनली 1 एटम, तो इसके पास प्रीफिक्स नहीं यूज किया जाता है। एक एलिमेंट में प्रीफिक्स, एक एटम के साथ प्रीफिक्स नहीं यूज किया जाता है। तो कार्बन का कार्बन। क्लोरीन में देखिए कितना है एटम? 4 एटम है इसका। तो इसका क्या चीज हो जाएगा? प्रीफिक्स टेट्रा। और क्लोरीन का क्या हो जाता है? आईडी लग करके क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इस प्रकार से इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखा है ना, जिस तरह से लेफ्ट साइड में लिखते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, और राइट साइड में लिखते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, और उसके नेम हमने जैसा पॉइंट लिखा है उसी पॉइंट के अनुसार ना चेंज हो रहा है सारा पॉइंट नेम। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखा कीजिएगा। तो चलिए अब क्या चीज देखिएगा? PCl देखिएगा, फास्फोरस एंड क्लोरीन का रिएक्शन। फास्फोरस क्लोरीन ये लेस रिएक्टिव होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो चलिए फास्फोरस कितना हो गया? कितना हो जाएगा ये? इसका एटॉमिक नंबर कितना? 15 और इसका 17। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। 2 8 एंड 5। इसका हो जाएगा कितना? 8 - 5 3 हो जाएगा। वैलेंसी 3 हो गया। इसका वैलेंसी कितना क्लोरीन का? 2 8 7। तो 8 - 7 1 हो गया। तो दोनों का कॉमन कुछ भी टर्म है नहीं है, तो अब इसका दोनों का क्रॉस ओवर वैलेंसी करेंगे हम। क्रॉस ओवर वैलेंसी करने के बाद इसका क्या हो जाएगा? P1Cl3। तो फाइनली इसका फॉर्मूला का नाम क्या हो जाएगा? PCl3। PCl3 इसका फॉर्मूला हो गया। और नाम क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट एलिमेंट है, इसके पास कोई भी कितने एटम्स है? नहीं है ना एटम। एटम इसके पास एक ही एटम है, दो एक से ज्यादा नहीं है। तो फास्फोरस तीन है, तो तीन के साथ क्या चीज यूज किया जाता है? कि कौन सा लगेगा इसके साथ? प्रीफिक्स ट्राई। और क्लोरीन के साथ क्लोराइड। क्लोरीन का नाम चेंज हो जाएगा क्लोराइड में। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3। तो ये हो गया। क्योंकि इसका सिर्फ सिंगल एटम था तो फास्फोरस नहीं हो जाएगा, इसका सिंगल एटम था तो इसका कोई प्रीफिक्स नहीं यूज होगा। और क्लोरीन है, इसका 3 एटम है तो ट्राई प्रीफिक्स यूज किए। क्लोरीन, तो क्लोरीन में IDE लग जाएगा, फिर लास्ट में IDE लग जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट में। तो IDE लगेगा उसमें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसका ट्राइक्लोराइड नाम हो जाएगा। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड इस फॉर्मूला का एक्चुअल नेम हो गया। तो ये था हमारा मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो यहीं पर होता है हमारा मॉलिक्यूलर कंपाउंड समाप्त। तो और जितने भी हैं हमने आयनिक कंपाउंड आपको बता दिया, मॉलिक्यूलर कंपाउंड हमने बता दिया, इसके नेमिंग बता दिए। और उम्मीद है कि यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं आराम से क्वेश्चन। और कोई अगर किताब का क्वेश्चन है जो आप नहीं समझे तो अगर पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिए, और नहीं पूछ सकते डायरेक्टली ऐसे करके तो क्वेश्चन का अगर फोटो खींच करके होगा पूछने में तो क्वेश्चन का फोटो खींच करके पूछ सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी मेथड से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक ना। और आज के लिए एक स्पेशल चीज ये है आज कि आज हम आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क का कुछ इस प्रकार से क्विक एनालिसिस टेस्ट के नाम से होगा। तो क्विक एनालिसिस टेस्ट के नाम से आपको एक PDF जाएगा आपके पास।
डिस्क्रिप्शन में आज का पीडीएफ भी डाला जाएगा। ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड आज पढ़ाए हैं, तो कुछ कॉमन मॉलिक्यूलर कंपाउंड नेम्स के उसमें आपको और उसके कुछ एलिमेंट जो होते हैं इसके, कुछ मेटल और नॉन मेटल्स के, कुछ सिंपल नॉन मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट और नॉन मेटल और मेटल के दोनों के कुछ सिंपली जो होते हैं वो जो डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं केमिस्ट्री में, तो उसके वैलेंसीज दिए गए हैं, कुछ के मॉलिक्यूलर कंपाउंड के नेम्स दिए गए हैं, उसका फॉर्मूला दिया गया है, तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा। उसके लिए एक अलग पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है। और दूसरा आज 2 पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला पीडीएफ इसका रहेगा, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, और दूसरा पीडीएफ जो कि आपको क्विक एनालिसिस टेस्ट के नाम से रहेगा। तो उस क्विक एनालिसिस टेस्ट कुछ इस प्रकार का है आपको कि आपको वो एक तरह से होमवर्क के रूप में आपको कंप्लीट करना है। उसमें हम कुछ आयनिक कंपाउंड के नेम्स फॉर्मूला देंगे, उसमें नाम आपको देंगे, उसका नाम बताना है आपको, कुछ फॉर्मूला दिया रहेगा आयनिक कंपाउंड का और कुछ फॉर्मूला दिया रहेगा आपको मॉलिक्यूलर कंपाउंड का दिया गया है। तो दोनों का आपको नाम बताना है, कॉपी पर सॉल्व कर लेना है, जैसे भी हो उसको सॉल्व करके आप फोटो क्लिक करके, और आपको जो है 7 मई 2020 तक में आपको भेज देना है। 7 मई 2020 ये रात तक में आपको कंप्लीट करके आपको भेज देना है। आप पहले भी भेज सकते हैं, जिस समय आपका कंप्लीट हो जाए भेज दीजिए। और 7 मई 2020 ये लास्ट टाइम रहेगा, रात तक में आपको भेज सकते हैं। ये फोटो क्लिक करके आप मेरे पास, आप मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पर कमेंट सेक्शन में, मैसेज सेक्शन में जाकर के वहां पर आप अपना फोटो भेज सकते हैं, बना करके कॉपी पर बनाइएगा और फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा। कॉपी पर बनाइए, चाहे जैसे आपको जैसे सुविधा हो उस पर बना करके और उसका फोटो भेज दीजिए। और उस फोटो पर जो है ऊपर में आपका नाम लिखा होना चाहिए और आप कहाँ से हैं, यानी कि कहाँ से है कहने का मतलब आप अभी आप कहाँ पर रह रहे हैं, घर आपका वो एड्रेस के तौर पर, वो लोकेशन के तौर पर ये चीज लिख दीजिएगा, नाम और लोकेशन अपना लिख दीजिएगा कि अभी आप कहाँ में हैं, और वो चीज लिख करके और ये आप सेंड कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पर या फिर हमारे फेसबुक पेज पर आप लोग सेंड कीजिएगा ये चीज को। और 7 मई इसका लास्ट डेट रहेगा इस टेस्ट का। क्विक एनालिसिस टेस्ट नाम से एक पीडीएफ रहेगा, उसमें आपको क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। और इसके रूल्स क्या है आप ये जान लीजिए कि इसको सॉल्व करने के लिए आप इंटरनेट का हेल्प नहीं लेंगे, इंटरनेट की सहायता नहीं लेंगे आप, ना ही किसी बुक की सहायता लेंगे और ना ही किसी से पूछिएगा, ये चीज कोई भी हेल्प नहीं लेना है। इसको आपको ये पॉइंट, हाँ आप हेल्प लीजिएगा तो बस ये 2-3 चीज की हेल्प ले सकते हैं। हमने जो आयनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड के और केमिकल फार्मूला के लिए जो पॉइंट्स बताए हैं, कॉपी में लिखाए हैं, आप लिखे होंगे, तो ये सारे पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सारे पॉइंट आप खोल करके देख सकते हैं कि हाँ इसके लिए ऐसा पॉइंट होता है और इसके लिए ये प्रीफिक्स यूज किया जाता है, सफिक्स यूज किया जाता है, तो ये चीज आप देख सकते हैं। इस पॉइंट्स के अलावा इंटरनेट पर आप वो सर्च नहीं कर सकते हैं, बुक से नहीं खोज सकते हैं या फिर किसी की हेल्प नहीं ले सकते हैं। आपको अपने मन से बनाना होगा, क्योंकि ये आपका एक तरह से आपका एनालिसिस होगा कि आपको ये सब पढ़ने के बाद आपको आया पहचानने के लिए कि नहीं आया, और आप हमारे पास वो चीज भेजिएगा। और उसके बाद जिस स्टूडेंट का भी सारा का सारा क्वेश्चन सही हो जाता है, जिसका सब टोटल सही हो जाएगा, उसका जो है पोस्ट अगले वीडियो में हमारा पब्लिश किया जाएगा, हमारे YouTube चैनल पर पब्लिश किया जाएगा। उस स्टूडेंट का पोस्ट, उसका फोटो पोस्ट किया जाएगा और उसका नाम बताया जाएगा कि वो कौन स्टूडेंट है। तो आप लोग ईमानदारी से बनाइएगा उसको, और कोशिश कीजिएगा, टाइम है आपके पास 7 तारीख तक, रात तक में आप भेज सकते हैं आराम से। तो बढ़िया से बनाइएगा ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि आपको पहचानने के लिए आ गया, आपको नाम बताने के लिए आ गया कंपाउंड का, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ रूल्स के साथ, अगले वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और इसी के माध्यम से पढ़ाई करते रहिए, और ये कंप्लीट करके क्विक एनालिसिस टेस्ट कंप्लीट करके और आप जल्द से भेज दीजिए। और उसके बाद आपका जो जिसका सब सही हो जाएगा, टोटल जिसका 100% सही होगा, उसका नाम अनाउंस किया जाएगा और उसके पोस्ट को अगले वीडियो में हमारे चैनल पर पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। तो आज की सेवा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।